दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि CWC बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद के घर पर जुटे ये कांग्रेसी नेता प्रस्ताव पर हुआ मंथन। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव को लेकर लिखा गया वरिष्ठ नेताओं का एक पत्र विवाद का केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि सोमवार को इस मसले पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में काफी खींचतान देखने को मिली। तीखी बहस की भी खबरें आई। साथ ही सोनिया गांधी को लिखा गया पत्र लीक करने वाले नेता का पता लगाने तक की बात उठी। करीबन 7 घंटे चली बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद के घर पर कई बड़े नेता पहुंचे। दरअसल सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं में गुलाम नबी आजाद का भी नाम है। बैठक से गुलाम नबी आजाद को लेकर भी कई किस्म की खबरें आई हैं। ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं, जिससे कि आजाद ने आरोप साबित होने पर इस्तीफे तक की बात कही है। हालांकि बाद में इन सभी बातों का खंडन किया गया, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई गुलाम नबी आजाद के घर पर कुछ बड़े नेता पहुंचने लगे। बताया ये जा रहा है कि आजाद के घर पर पहुंचने वाले नेताओं में कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मुकुल वासनिक और मनीष तिवारी थे। इन सभी नेताओं के नाम उस पत्र पर साइन करने वालों की लिस्ट में भी हैं, जो कांग्रेस की लीडरशिप में बदलाव के लिए लिखा गया था। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के घर पर इन सभी नेताओं ने उस प्रस्ताव पर चर्चा की थी जो CWC बैठक में पास किया गया था। इस प्रस्ताव में सोनिया गांधी को ही अगले AICC सत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहने पर सहमति जताई गई है। साथ ही सोनिया गांधी को भी संगठन में बदलाव का अधिकार दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कांग्रेस में खत्म नहीं हुई है अंदरूनी कलह। कपिल सिब्बल के ट्वीट से मिल रहे हैं कई संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह अभी खत्म नहीं हुई है। कपिल सिब्बल के आज किए गए ट्वीट ने कई तरह की अटकलों को हवा दे दी है। इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति में सोनिया गांधी को फिर से अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने के बाद सोमवार को कपिल सिब्बल, शशि थरूर और कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के आवास पर बैठक की। ये वही नेता हैं जिन्होंने संगठन में बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। दोस्तों आपको बता दें कि कपिल सिब्बल के ट्वीट पर कई तरह के कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ये किसी पद की बात नहीं है, ये मेरे लिए देश की बात है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ पार्टी से निलंबित किए गए नेता संजय झा ने इसे अंत की शुरुआत बताया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ही नहीं, पत्नी साक्षी पर भी है बीजेपी की नजर। 2024 में रांची से टिकट पेश करने की अटकल है। दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने इस साल 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके बाद ही उनकी दूसरी पारी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गयी। खबरें यहाँ तक की है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी धोनी को ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी साक्षी को भी पार्टी में शामिल कराना चाहती है। यही नहीं, 2024 में होने वाले आम लोकसभा चुनाव में साक्षी सिंह को रांची से टिकट पेश करने की भी अटकलें हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा 2019 में भी धोनी को अपना चुनाव प्रचारक बनाना चाहती थी, लेकिन तब उन्होंने मना कर दिया था। अब संन्यास के बाद धोनी के भाजपा में शामिल होने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। हालांकि धोनी के बिजनेस पार्टनर अरुण पांडे ने कहा कि धोनी प्रादेशिक सेना में सक्रिय रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धोनी अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो वे किस राज्य में अपनी सेवाएं देंगे। सभी को पता है कि धोनी मूलतः उत्तराखंड के हैं, लेकिन रहे और बसे झारखंड में हैं। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के सुदेश महतो उनके पुराने मित्र हैं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या धोनी वाकई में राजनीति में आने वाले हैं? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बिहार में फिर बदले लॉकडाउन के प्रावधान, आज से चलने लगी हैं बसें। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में 6 सितंबर तक जारी लॉकडाउन के तहत प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में मंगलवार से बसों का परिचालन आरंभ हो गया है। साथ ही सब्जी और मांस मछली आदि आवश्यक वस्तु की बिक्री के समय में भी बदलाव किया गया है। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इसका फैसला लिया गया। लॉकडाउन के अन्य प्रावधान पूर्णतः जारी रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों और SP को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव ने बताया कि बिहार में टैक्सी और कैब को छोड़कर बसों आदि का सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर रोक लगी थी। अब 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाने लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि वाहन को प्रतिदिन धुलवाना और साफ सुथरा रखना होगा। हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज करवाना होगा।
साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े पहनने होंगे, मास्क और ग्लव्स भी पहनना होगा। वाहन के अंदर और बाहर महामारी के संक्रमण से बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर या फिर स्टिकर लगे होने चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पैम्पलेट्स यात्रियों के बीच वितरित कराए जाएंगे। वाहन में प्रवेश और निकासी के समय शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराएंगे। वाहन में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा। वाहनों में सैनिटाइजर उपलब्ध रखेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार के नागरिक हैं, बिहार में रहते हैं, तो क्या वाकई में आपके वहां पर बसों की सर्विस अब शुरू हो गई है? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि केजरीवाल बोले अर्थव्यवस्था न सुधरी तो कोरोना की बजाय भूखमरी से मर जाएंगे लोग। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। सरकार का मानना है कि अगर जल्दी ही इस पर काम नहीं किया गया और अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी तो महामारी से बचने के बावजूद लोग भूखमरी से मर जाएंगे। दिल्ली में बैंक्वेट हॉल खोलने की अनुमति मिलने के बाद बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोमवार को मुलाकात की। व्यवसायियों ने बैंक्वेट इंडस्ट्री को बचाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बीच में जब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए ये कहा कि पूरे देश में बैंक्वेट हॉल खुल सकते हैं और हमें खोलने से मना कर दिया, फिर मैंने जाकर उन्हें समझाया कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरे देश के लिए मना करते तो समझ में आता। जिन राज्यों में ज्यादा महामारी है वहाँ पर बैंक्वेट हॉल खुल गए हैं और दिल्ली में महामारी कम है, लेकिन यहाँ पर आप खोलने नहीं दे रहे, तो ये सही बात नहीं है। यहाँ भी खोलना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में महामारी को नियंत्रित करने में हमारे बैंक्वेट्स हॉल भी दिल्ली मॉडल का अहम हिस्सा है। महामारी के मुश्किल वक्त में दिल्ली के बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन का सहयोग और योगदान सराहनीय रहा। हमें भविष्य में भी इसी तरह मिलकर काम करना होगा, जिससे कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि साल के अंत तक भारत में आ जाएगी महामारी वैक्सीन, मुफ्त लगाए जाएंगे टीके। दोस्तों, आपको बता दें कि साल के अंत तक भारत में महामारी की कई वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारतीयों को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोवाशील्ड के लिए सरकार ने संस्थान को विशेष निर्माण प्राथमिकता लाइसेंस जारी भी कर दिया है। साथ ही फास्ट ट्रैक ट्रायल प्रोटोकॉल के जरिए उनको मंजूरी भी दे दी गई है, जो कि 58 दिन में पूरी हो जाती है। पुराने नियम से तो तीसरे चरण का ट्रायल भी पूरा होने में कम से कम 7 से 8 महीने लगते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि कोवाशील्ड के लिए तीसरे चरण के लिए पहली डोजिंग शनिवार को शुरू कर दी गई है। 29 दिन बाद दूसरी डोजिंग दी जाएगी और इसके बाद अगले 15 दिन में सेकेंड डोजिंग के डाटा का अध्ययन किया जाएगा। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 22 अगस्त को देश भर में 17 केंद्रों पर करीबन 1600 वॉलंटियर्स पर तीसरे चरण का ट्रायल शुरू किया गया। पूरा काम ICMR की गाइडलाइंस के मुताबिक किया जा रहा है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कहा था कि हमारे देश में बन रहे 4 वैक्सीन में से एक का तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ये पहले ही संकेत दे चुकी है कि वे देशवासियों को मुफ्त में टीकाकरण के लिए योजना बना रही है और अगले साल जून तक 68 करोड़ वैक्सीन की खरीद सरकार करेगी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि गुवाहाटी में बना देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे। असम की राजधानी गुवाहाटी में देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे बनाया गया है। रोपवे तारों के जरिए नदी पार कराने वाली एक ट्रॉली होती है। इसे उड़न खटोला भी कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के 2 किनारों को आपस में जोड़ेगा। इससे राजधानी गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी आपस में मिल जाएंगे। आपको बता दें कि रोपवे का संचालन गुवाहाटी में कचहरी घाट और उत्तरी गुवाहाटी में डोल गोविंदा मंदिर से किया जाएगा। ये ब्रह्मपुत्र के बीच में एक छोटे से द्वीप पर उमानंद मंदिर को पार करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 56 करोड़ की लागत से बने ये रोपवे 1.8 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। इससे उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच में यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह जाएगा। आपको बता दें कि असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हिम्मत विश्व शर्मा ने रोपवे का उद्घाटन करने के बाद कहा कि इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यात्रा भी आसान हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2003 में रोपवे की परियोजना पर काम शुरू हुआ था और आपको बता दें कि रोपवे के एक कैबिन में 30 यात्री सफर कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आपने कभी रोपवे से सफर किया है? अगर आपने किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश में तैयार होगा एडवांस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल, पैसे की बचत के साथ घटेगा पॉल्यूशन। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आधुनिकीकरण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्य सड़क परिवहन उपक्रम पारंपरिक ईंधन और भारी खर्च कर रहे हैं, जो कि महंगे हैं। उन्होंने राज्यों में जैव ईंधन, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर बिजली की गाड़ियों के
इस्तेमाल से न केवल ईंधन के बिल में बचत होगी बल्कि अर्थव्यवस्था और प्रदूषण में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी और बिजली से चलने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल से कच्चे तेल के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि नागपुर ने 450 बसों को जैव ईंधन में बदलना शुरू कर दिया है। अब तक 90 बसों को जैव ईंधन में बदला जा चुका है। उन्होंने कहा कि बस सेवा में हर साल तेल के इस्तेमाल के चलते 60 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जिससे कि बसों को सीएनजी में बदलकर बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सीवेज के पानी से सीएनजी का उत्पादन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गडकरी ने बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए निजी पूंजी के इस्तेमाल के लिए लंदन बस मॉडल अपनाने की बात कही है। सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ बस पोर्ट की योजना बनाई जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी से बड़ी राहत, 6400 से ज्यादा घट गए एक्टिव मामले, 24 घंटे में रिकॉर्ड 66,550 लोग हुए रिकवर। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच कुछ राहत देने वाली खबर भी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में रिकॉर्ड लोग ठीक हुए हैं और एक्टिव मामलों की संख्या में खासी कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 8 बजे के दौरान देश भर में महामारी के रिकॉर्ड 66,550 लोग ठीक हुए और अब तक देश भर में कुल 24,04,585 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। देश में अब महामारी का रिकवरी रेट बढ़कर 75.91% हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए महामारी के मामले कम आए हैं और ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 60,975 नए मामले सामने आए, जबकि अब तक देश में कुल मामलों की संख्या 31,67,323 हो चुकी है। देश में महामारी के एक्टिव मामलों की बात करें तो 24 घंटों के दौरान एक्टिव मामलों में भारी कमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटों में एक्टिव केस 6,423 घटे हैं, जिस वजह से अब देश में कुल एक्टिव मामलों का आंकड़ा कम होकर 7,04,348 हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जल्द महंगे होंगे मोबाइल प्लान। सुनील भारती मित्तल ने दिए हैं कीमत वृद्धि के संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने अगले 6 महीने में मोबाइल सेवा शुल्क बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कम कीमत पर इंटरनेट उपलब्ध कराना दूरसंचार उद्योग के लिए लंबे समय तक व्यवहारिक नहीं है। मित्तल ने कहा कि 160 रुपए प्रति माह पर 16 GB इंटरनेट डेटा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने इतनी सस्ती दर को एक त्रासदी बताया है। वे भारतीय इंटरप्राइजेज के कार्यकारी अखिल गुप्ता की एक किताब के विमोचन समारोह में बोल रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इतनी कीमत में या तो आप 1.6 GB इंटरनेट क्षमता का उपयोग करें, नहीं तो और अधिक लागत उठाने को तैयार रहें। हम नहीं चाहते कि आपको भी अमेरिका और यूरोप की तरह 50 से 60 डॉलर खर्च करने पड़े, लेकिन एक महीने में $2 में 16 GB इंटरनेट कहीं से भी उद्योग के लिए व्यवहारिक नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि आसमानी आफत से दिल्ली पर दोहरा खतरा, मौसम विभाग ने चेताया। दोस्तों आपको बता दें कि भारी बारिश का पानी अभी ठीक से सूखा भी नहीं है और दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर से मुसीबत खड़ी हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में रविवार तक भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली वालों के लिए मुसीबत सिर्फ एक भारी बारिश ही नहीं है, बल्कि यमुना के जल स्तर ने भी टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश से दिल्ली वालों को दोहरी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यमुना नदी में सोमवार को ही जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया था और पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भी यमुना नदी में 5,883 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इससे यमुना के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों बंगाल और उड़ीसा में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली एनसीआर में आकाश में बादल छाए रहे और तापमान नियंत्रण में रहा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि क्या स्कूल और कॉलेज में छात्रों को सरकार दे रही है मुफ्त स्मार्टफोन, जानिए सच्चाई। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के चलते पिछले 6 महीने से देश भर के स्कूल और कॉलेज और इसके साथ साथ शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं। ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई को जारी रखने का एकमात्र जरिया ऑनलाइन क्लासेस ही शेष बचा है। देश भर में प्राइमरी स्कूलों से लेकर IIT तक की पढ़ाई स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के माध्यम से हो रही है, लेकिन हर छात्र के लिए एक अदद स्मार्टफोन का इंतजाम कर पाना आसान नहीं है। इसी को देखते हुए आजकल सोशल मीडिया और वेबसाइट पर कई लिंक वायरल हो रहे हैं। इन मैसेज में लिखा हुआ है कि महामारी के कारण स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है, इसलिए सरकार सभी छात्रों को मुफ्त में एंड्रॉइड स्मार्टफोन दे रही है। यहाँ केंद्र सरकार की योजना का हवाला देते हुए एक लिंक भी दिया जा रहा है, जिस पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIT की फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से गलत पाया है। आपको बता दें कि सरकार ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि बहुत
बहुत से हैकर इन्हीं लिंक के माध्यम से आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां चुरा लेते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के लिंक पर क्लिक करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि यह किसी भी सरकारी एजेंसी या अधिकृत वेबसाइट का लिंक हो। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए के करीब पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम में लगातार मंगलवार को फिर से बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में लगातार तीसरे सत्र में मजबूती बनी हुई थी। मुंबई में पेट्रोल पूरे देश में सबसे महंगा बिक रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पास पहुँच गई है। तेल मार्केट कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में मंगलवार को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 11 पैसे जबकि चेन्नई में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में क्रमशः 81.73 रुपए, जबकि कोलकाता में 83.24, मुंबई में 88.39 और चेन्नई में 84.73 रुपए के हिसाब से प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम में लगातार 10 दिनों में से सिर्फ एक दिन को छोड़कर बाकी 9 दिन में बढ़ोतरी की गई है और इन 9 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 1 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तराखंड में आज होगी भारी बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कुछ बड़े राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हाल भी बेहाल है। वहीं पिछले दिनों राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि 1-2 दिन से यहाँ बारिश में कमी है, लेकिन तापमान में गिरावट देखी गई है और बादल छाए हुए हैं। इस बीच 25 अगस्त का पूर्वानुमान जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार, राजस्थान समेत कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ का पूर्वानुमान भी जारी किया है और कुछ इलाकों में 6 घंटे के भीतर हालात खराब होने की बात भी कही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि गंगेय पश्चिमी बंगाल और गुजरात में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, असम और मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल और केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।